ड्रामों में मैं जाता था, लेकिन जो एक शौक था ना, वो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे लिए मुश्किल बनता गया, क्योंकि रेडियो वगैरह में हम लोगों को आदत थी, हमें टाइम का बहुत पाबंदी हम करते थे। जिस टाइम पे बुलाया जाता था मरहूम नूर अहमद या किसी प्रोग्राम के लिए भी प्रोड्यूसर बुलाते थे, हम उस टाइम पे पहुंचते थे, स्क्रिप्ट पढ़ते थे, उसको रिकॉर्ड करते थे या लाइव करते थे। अनाउंसर हम थे तो तब भी टाइम की बड़ी पाबंदी थी, सुबह उठ के जाना, 6:30 बजे की पहली अनाउंसमेंट करनी पड़ती थी, तो 4 बजे घर से निकल जाते थे। तो वो मेरी वालदा जो थी बेचारी बैठ के दुआएं करती रहती थी कि यार खैरियत से पहुंच जाए। कभी गाड़ी लेने आ जाती थी, कभी मैं खुद साइकिल वगैरह पे चला जाता था, बस पे जाता था। तो वो सुनती रहती थी, और जब 6:30 बजे मैं पहली अनाउंसमेंट करता था सुबह की, तो वो फिर उस वक्त नमाज में शुक्राना करके और मेरे लिए दुआएं करके फिर सोती थी। तो मुझे नाश्ते वाश्ते कभी कुछ थोड़ा सैंडविच बना के दे दिया करते। तो हम लोगों को ये पाबंदी, उसकी टाइमिंग की बहुत पाबंदी थी, बहुत था कि भाई हमने करना है। लेकिन जब टेलीविजन में आए ये ड्रामों का सिलसिला शुरू हुआ तो बड़ा ही मुश्किल हुआ, क्योंकि एक स्टूडियो था और उसकी रिकॉर्डिंग्स जो थी अमूमन जब पूरी ट्रांसमिशन 10:30 बजे, उस ज़माने में 10:30 तक ट्रांसमिशन होती थी, तो उसी स्टूडियो को खाली करके सेट लगाया जाता था। फिर हमें कहा जाता था चले भाई मेकअप कराएं। कभी कभी हम दिन में आके मेकअप करवा के बैठ जाते थे, दाढ़ी मूंछ लगा के, ना कुछ खा सकते थे ना पी सकते थे, और वो दाढ़ी मूंछ लगी होती थी। तो वो हमें बैठा लेते थे, बैठे रहते थे। जब ट्रांसमिशन ख़त्म होती थी तो फिर रिकॉर्डिंग शुरू होती थी, और फिर रिकॉर्डिंग पूरी रात चलती थी, रीटेक हो रहे हैं, कोई लाइट का फर्क गड़बड़ हो गई, माइक का गड़बड़। तो फिर सुबह जाके 9-10 बजे कहीं जाके ख़त्म होती थी, थक जाते थे पूरी तरह। मैं तो बहुत थक जाता था, सच्ची बात। और मुझे जो एक यानी जो बज़ाहिर देख के फिल्म पे, स्क्रीन पे और छोटी स्क्रीन पे हम अदाकारों को देखते हैं, खुश होते हैं कि कैसी अच्छी अदाकारी करते हैं, लेकिन हकीकतन मैं बताऊँ आपको कि इंतहाई मुश्किल काम। कभी आप शूटिंग देखें जाके, या किसी में किरदार आपको अदा करना पड़ जाए, तो आपको मालूम होगा कि ये एक इंतहाई मुश्किल काम है। और ये मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे अदाकार कर लेते हैं, और फिर परफॉर्मेंस ऐसी कि उसमें कंटिन्यूटी बरकरार होती है कि आपने एक ही जगह से एक सीन ख़त्म किया है, दूसरी जगह से उसी आवाज़ में, उसी अंदाज में दूसरा सीन शुरू करना है। तो ये सब बहुत यानी हमें आदत, मुझे सच्ची बात है आदत नहीं थी, तो मैं बड़ा परेशान होता था। और फिर ये कि टाइम बहुत ज़्यादा होता था, मतलब एक दिन गए हैं और दूसरे दिन आ रहे हैं, घर वाले भी परेशान, रात भर। और अच्छा पैसे भी बहुत कम देते थे, मतलब पूरे आपने इतनी मेहनत की, मालूम है जी 60 रुपये 70 रुपये 100 रुपये मिल रहे हैं। तो वो बड़ा ही मायूसी सी हो गई मुझे तो जो शौक था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। यानी ख़त्म तो उस लिहाज से कि नहीं हुआ कि मैं ये कहता था कि फिर मुझे एक आध दफ़ा मतलब लाहौर से भी उन्होंने कहा कि आप इधर आ जाएं। शबाब साहब से भी एक दफ़ा मुलाकात हुई किसी ज़रिए से, उन्होंने कहा कि आपकी उर्दू बड़ी अच्छी है, आप तो आप इधर आ जाएं, लाहौर शिफ्ट हो जाएं तो आपके लिए बड़े अच्छा से। लेकिन मैं उस तरह का मुझे मतलब वो नहीं था कि मैं घर अपना छोड़ूं और अपना बोरिया बिस्तरा उठाऊं और एक नई स्ट्रगल शुरू करूं। तो मेरा लगा बंदा था, मैं अनाउंसर भी था, बाकायदा मैं खबरें भी पढ़ता था रेडियो पे। तो जब ये सिलसिला हुआ डॉक्यूमेंट्रीज़ का, तो तारिक साहब नहीं आए, तो वो फिर मुझे जीएम ने भेज दिया रेडियो अपने टेलीविज़न न्यूज़ वालों के पास। उन्होंने मुझे बैकग्राउंड कमेंट्रीज़ के लिए और मौसम का हाल और इस तरह की मतलब उसके लिए कहा कि आप ये करें। वो मैंने शुरू कर दिया, वो मेरा वहाँ से आगाज़ था खबरनामे का। यानी तो मैं बैकग्राउंड में जो मेन खबरें जो पढ़ते थे वो सुल्तान काजी साहब, लोधी और दूसरे लोग, हम बैकग्राउंड में जो फिल्में होती थी उनकी पसे पर्दा कमेंट्री करते थे, आवाज़ देते थे।
تو وہ سلسلہ چلتا رہا، تو پھر انہوں نے 5 منٹ کا ایک بلیٹن شروع کر دیا، تو وہ بھی مجھے مل گیا، تو میں شام کو 5 منٹ کی خبریں پڑھتا تھا، بڑا مزہ آنے لگا۔ شام خبر نامے کے لیے ہمیں ڈاکومنٹ یہ کمنٹریز کرتے تھے، شام کو وہ پڑھتے تھے، تو میرا وہ ایک بڑا یعنی سیٹ سلسلہ ہو گیا۔ ٹائم پہ جاتے تھے، کام کرتے تھے، واپس آ جاتے تھے شام کو 8-9 بجے۔ تو میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، تو اس میں پھر باقاعدگی سے جانے لگا۔ تو وہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ میں نے جیسے کہا کہ میرے سلسلے بنتے چلے جاتے ہیں، لوگ ملتے جاتے ہیں اور راہیں کھلتی جاتی ہیں، یہ اللہ کی مہربانی۔ تو وہاں وہ میں 5 منٹ کی خبریں پڑھ کے ایک دن نکلا، تو اسلم اظہر صاحب اسی زمانے میں مینیجنگ ڈائریکٹر بنے تھے، وہ کنٹرول روم میں کھڑے تھے۔ تو میں نکلا تو فیاض صاحب جو جنرل مینیجر تھے، انہوں نے مجھے ملوایا، ان سے کہا کہ سر آپ یہ پوچھ رہے تھے، تو یہ انہوں نے کہا بھائی بہت عمدہ، بہت اچھی خبریں آپ پڑھتے ہیں، آپ خبرنامہ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا جی میں خود سے تو نہیں پڑھ سکتا میں تو وہ خیر وہ گئے، پھر نیوز روم میں انہوں نے بات کی۔ تو زبیر علی صاحب تھے ڈائریکٹر نیوز، بہت ہی عمدہ آدمی تھے، شائستہ اور بڑے ہی پروفیشنل، زبردست۔ تو انہوں نے فوراً ہی کہا کہ جی ہاں بالکل، ہم اس لڑکے سے خبریں پڑھوائیں گے، خبرنامہ پڑھوائیں گے۔ تو اسی دن سے مجھے خبرنامہ انہوں نے دے دیا، یہ 72 کی بات ہے۔ تو وہاں ہمارا جو سمجھ لیں کہ وہ جو اداکاری کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ ریڈیو پہ تو چلتا رہا، ریڈیو میں میں بہت اپنے شوق سے جاتا تھا، برکت اللہ مجھے بلاتے تھے، نور احمد اور عابد حسین اور عرفان صدیقی اس زمانے میں ڈرامے لکھتے تھے، جو آج کل سینیٹر ہے۔ تو یہ ہم کرتے تھے، میں اداکاری کا اپنا شوق پورا کرتا تھا، لیکن ٹیلی ویژن پہ پھر نہیں کیا، کیونکہ جب خبریں پڑھ رہے ہوں آپ تو پھر ویسے بھی وہ اجازت بھی نہیں ہوتی اور اچھا بھی نہیں لگتا تھا وہ، کہ پھر وقت بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر میں باقاعدگی سے پھر میں نے خبروں میں ہی سلسلہ شروع کر دیا۔ تو خبروں میں مجھے بڑی رہنمائی ملی، سلطان غازی صاحب بہت اچھی خبریں پڑھتے تھے مرحوم، تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور اس طرح سیکھا کہ غائبانہ کہہ لیں، کیونکہ وہ خبریں پڑھ رہے ہوتے تھے، میں انہیں ان کے بیک گراؤنڈ میں کمنٹریز کر رہا ہوتا تھا، میں انہیں دیکھتا تھا۔ پھر اظہر لودھی صاحب بہت سینئر نیوز کاسٹر تھے، ریڈیو میں بھی تھے، پھر ٹی وی میں بھی آئے، وہ بھی تھے۔ پھر بعد میں وراثت مرزا آ گئے، کراچی سے، بہت اچھی آواز تھی، بڑی بھاری بھرکم اور بڑا ٹھہراؤ تھا ان کی آواز میں۔ اور نیوز روم میں زبیر علی صاحب تو خیر تھے ہی، لیکن نیچے جو لوگ تھے، شکور طاہر، حبیب اللہ فاروقی اور رضی احمد رضوی، پھر محمد عارف صاحب تھے جو ریڈیو پہ لوکل نیوزیں پڑھتے تھے، ٹرانسلیٹر بہت اچھے تھے اور بڑا اچھا ان کا ترجمہ ہوتا تھا۔ پھر وہ ان سے ہماری گھریلو سمجھ لیں کہ دوستی بھی ہو گئی تھی، وہ بڑے بھائیوں کی طرح تھے، ان کی بیوی، ان کے بچے سب ہمارے ساتھ بہت ان کا کہنا چاہیے کہ تعلق رہا آخر وقت تک۔ بیچارے دونوں میاں بیوی فوت ہو گئے، تو وہ انہوں نے بڑی مدد کی میری، اور بہت، کیونکہ وہ اس زمانے USIS میں کام کرتے تھے، تو وہاں بھی وہ مجھے بلاتے تھے اور سکھاتے تھے، اور ہم باقاعدہ ایڈیٹنگ بھی کرتے تھے کہ بھئی کس طرح بول رہے ہیں، کیا کیا لفظ۔ اور پھر وہاں خواجہ شمس الحسن تھے، انہوں نے بہت مدد کی، اور وہ تربیت کرتے تھے یہ لوگ۔ تو میں اس لحاظ سے بڑا خوش نصیب تھا کہ مجھے بڑے اچھے لوگ ملے، اور کچھ نے غائبانہ مدد کی، کچھ نے آگے کی، اور پھر میرے یعنی راستے بھی بناتے چلے گئے یہ لوگ۔ جہاں کہیں موقع ہوتا تھا تو مجھے بلا لیتے تھے کہ بھئی یہ تمہارے لیے۔ جیسے ریڈیو میں جب میں شمس الدین بٹ صاحب کا میں نے بتایا آپ کو، پھر میں جب نیوز میں چلا گیا تو وہاں KG مرتضیٰ ڈائریکٹر نیوز تھے، وہ بہت خیال کرتے تھے۔ پھر وہیں GM اثر تھے، اثر صاحب جو تھے یہ سلمہ اثر کے والد، سلمہ اثر جو معروف اناؤنسر تھیں، عبید اللہ بیگ صاحب کی اہلیہ، تو وہ ان کے والد تھے، اور وہ
गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रोफेसर भी रहे थे और मंटो साहब के बड़े दोस्त थे और उनका बहुत हाई कैलिबर था, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, अंग्रेजी भी बेहतरीन लिखते थे, उर्दू भी बेहतरीन लिखते थे। तो मैं उनके लिखे हुए तब से पढ़ता था। तो वो भी बड़ी यानी रहनुमाई करते थे। फिर उन्हीं के तवस्सुत से मैं ISPR में चला गया, जो फौज का इदारा है, और मुझे उन्होंने फिर बुलाया जहाँ में ज़ियाउल हक साहब की जो परेड होती थी रेस कोर्स की, उसमें मुझे वहाँ ब्रिगेडियर सिद्दीकी और फिर ब्रिगेडियर सादिक वगैरह ये थे। उन्होंने मुझे मतलब एक किस्म का वो नया दर खुल गया और मैं फ़ौज के लिए काम करने लगा। वो जितनी परेड्स होती थी, उनकी सालाना परेड वो भी करता था, फिर कहीं उनकी जो रेजिमेंटल परेड्स होती थी वो भी करता था। तो उसमें मुझे बड़े सर्टिफिकेट्स भी मिले, रेजिमेंट शील्ड्स भी बड़ी मिली, और फिर ज़िया साहब से आशीर्वाद हासिल हुई। और वो तो आपको मालूम ही है कि फिर वो बहुत मेहरबान हो गए और फिर मेरी शादी में भी आए और बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। तो वो भी एक सिलसिला शुरू हुआ और वो GM असर साहब उसका समझ लें कि एक राब्ता बने। और फिर मैं इस दौरान मैं PIA में मुलाजिम हो गया 82 में, 80s में बल्कि। तो PIA में मेरी फिर एक पोस्टिंग भी हो गई जर्मनी, 3-4 साल के लिए मैं चला गया। वापस आके फिर मैंने फिर वही खबरनामा और सब शुरू किया, और फिर कोई 5 साल के बाद मेरी यहाँ वाशिंगटन पोस्टिंग हो गई एस मैनेजर। तो यहाँ पर जब मैं आया तो यहाँ पर सिद्दीकी साहब थे जो डायरेक्टर थे वॉइस ऑफ अमेरिका के। उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आए। तो मैं चूँकि PIA की मुलाजमत कर रहा था तो मैंने कहा कि अभी तो मैं नहीं आ सकता। लेकिन खैर वो जब मैंने फिर 3-4 साल के बाद रिटायरमेंट ले ली PIA से, और फिर मैं VOA में चला गया और वहाँ उसद ब्रायन सिल्वर थे। तो सिद्दीकी साहब ने उन्हें कहा कि भाई आप इसको ज़रूर लें अपने पैनल पे, अच्छी आवाज़ है। और वो मुझे इस्लामाबाद में देख चुके थे, सुन चुके थे, तो यहाँ वो एक राब्ता बन गए। और उसके बाद फिर मैं वॉइस ऑफ अमेरिका में आ गया और न्यूज़ शो करने लगा। फिर रेडियो से ज़्यादा मैंने शौक़ से किया, क्योंकि टेलीविज़न भी था उनका, लेकिन वो बहुत आधे घंटे का था, उसमें बहुत कम चांस था परफॉर्मेंस का। तो मैंने चुना अपने लिए रेडियो, और मैं फिर रेडियो न्यूज़ शो करने लगा और अब तक करता हूँ। और फिर कुछ अर्से बाद जब हमारे नए कहना चाहिए सर्विस चीफ आए कौकब फरशोरी, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप फेसबुक करें, फेसबुक पे बुलेटिन किया करें। और फिर कई साल से अब मैं फेसबुक पे कर रहा हूँ, जब आप देखते हैं। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि हज़ारों लोगों से एक बराह रास्त रब्ता हो गया। पहले सिर्फ आवाज़ का था, रेडियो का, और फिर ये फेसबुक से तो आमने सामने। तो बहुत लोग पसंद करते हैं, सराहते हैं, तनकीद भी करते हैं, और ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया। तो ये इस तरह कह लीजिए कि आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम चलते हुए हम कहाँ से कहाँ, स्कूल, फिर बच्चों का प्रोग्राम, फिर रेडियो अनाउंसर, फिर न्यूज़ रीडर, फिर टेलीविज़न से PIA से फिर इधर VOA वॉइस ऑफ अमेरिका। तो ये ज़िंदगी का सफ़र चल रहा है, कब तक चलेगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन मैं बहुत मुतमईन हूँ, खुश हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जब तक ज़िंदगी रहे, सांस हो, ये सिलसिला चलता रहे, क्योंकि इसमें मेरा आपसे राब्ता है। और मैं इंतहाई खुशी महसूस करता हूँ कि आप सबसे मेरी मुलाकात हो जाती है। आप बहुत दुआएं देते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और आज इतने बरस के बाद भी आप मुझे उसी तरह चाहते हैं जैसे पहले दिन चाहते थे। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ।